हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि हमारे 160 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो 161 नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, 161 नंबर का जो सेंटेंस क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है वो क्या बात कर रहा है। 161 का क्वेश्चन जो है वो आपसे बोल रहा है अलोन अलोन ऑल अलोन। ठीक है, अकेले अकेले, सब लोग अकेले हैं यहाँ पे। ऑल अलोन, सब अकेले हैं। Alone on a wide seal and never a cent of pity on my sudden agony। ये जो आपके पास में फॉलोइंग लाइंस दी गई है, ये जो आपके पास में पोयम की लाइन दी गई है, ये जो पोयम की लाइन दी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। These famous line by Coleridge are from his poem। अब ये जो पोयम है वो किसके द्वारा लिखी गई है गाइस? कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है भाई, कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है। अब ये जो कॉलरिज के द्वारा पोयम लिखी गई है, ये किस पोयम में बात कर रहे हैं? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो कौन सी पोयम में लिखी गई है कॉलेज की? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में क्या बताया गया है कि भाई अलोन अलोन ऑल अलोन, ये आपकी पोयम जो लिखी गई है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये किसने लिखी है? एस.टी. कॉलरिज ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज करेक्ट हो जाएगा। द लाइन अलोन अलोन इज गोइंग आर फ्रॉम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। This is the longest major poem by the English poet S.T. Coleridge। S.T. Coleridge की ये सबसे फेमस पोयम है, सबसे लॉन्गेस्ट पोयम है। और ये कब लिखी गई? 1797 से 1798 के बीच में लिखी गई, और पब्लिश्ड कब हुई? 1798 में पब्लिश की गई। और इसका जो फर्स्ट एडिशन है ऑफ लिरिकल बैलेड में आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? द वर्ड ब्लिथ इज इन इंग्लिश पोएट्री। अब बात क्या हो रही है? द वर्ड ब्लिथ की। इन इंग्लिश पोएट्री सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग। अब यहां पे जो आपके पास में ब्लिथ वर्ड दिया गया है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है आपको ही मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पेन के बारे में बात करें, हैप्पीनेस के बारे में बात करें, डिसअपॉइंटेड के बारे में बात करें, या फेलियर के बारे में बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लिथ, ब्लिथ का मीनिंग होता है खुशी। इंग्लिश पोएट्री सजेस्ट हैप्पीनेस। क्या? हैप्पीनेस। वर्ड्सवर्थ पोयम, वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है टू द कुकू न्यूकमर मेक्स इट क्लियर द मीनिंग ओ ब्लिथ। ब्लिथ का मतलब ओ खुशी, ओ खुशी। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आ डॉक्ट्राइन ऑफन, एक सिद्धांत है, प्राय पाया गया है। किसमें पाया गया है? इन इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री में पाया गया है। विच आइडेंटिफाइज, जिसने आइडेंटिफाई किया है गॉड विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स को गॉड के साथ में आइडेंटिफाई किया है, और रिगार्ड्स द यूनिवर्स एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। ठीक है, और यहां पे बात क्या हो रही है? और गॉड को मतलब यूनिवर्स को अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, गॉड के साथ में इज कॉल्ड। ये जो है किसने, ये किस में बात होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, पैंथेसिज्म। पैंथेसिज्म, ये ऑप्शन इज करेक्ट, जिसका मतलब होता है सर्वेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ, इसका एनालिसिस कर लेते हैं। पैंथेसिज्म इज द बिलीफ। पैंथेसिज्म जो वर्ड है वो क्या है? सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए। पैंथेसिज्म इज द बिलीफ दैट गॉड एक्सिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स। पैंथेसिज्म जो वर्ड है वो बोलता है कि जो गॉड है वो एग्जिस्ट करते हैं जितनी भी हमारी नेचुरल थिंग्स है उन सभी में। इट इज अ डॉक्ट्राइन ऑफन फाउंड। इसलिए अब देखो, पैंथेसिज्म का मीनिंग क्या हमें पता चल गया। पैंथेसिज्म जो है वो बिलीव करता है कि गॉड का एग्जिस्ट हर नेचुरल थिंग्स में, इसलिए उसको पैंथेसिज्म बोला जाता है, सर्वेश्वरवाद बोला जाता है। ठीक है, अब वहां पे फिर हमें ये लाइन आपको देखने के लिए मिल गई थी। इट इज अ डॉक्ट्राइन often found in English poetry which identifies God with the universe or regard the universe as a manifestation of God। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? Who among the following is known as the father of English poetry। अब निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के लिए? तो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के लिए हमारे जॉफ्री चौसर जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? जॉफ्री चौसर जाने जाते हैं, जो मिडिल इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, अ पर्सन
हु सीक्स टू कन्वर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है अदर्स टू द क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन फेथ में, ठीक है, क्रिश्चियन में, स्पेशली भाई पब्लिक प्रीचिंग इज नोन। अब भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बोलकर किसी को भी क्रिश्चियनिटी में क्या कर दे, बदल दे, कन्वर्ट कर दे। तो सी ऑप्शन हमारा जो है वो आंसर राइट हो जाएगा। एन इवेंजलिस्ट, एक आपके इवेंजलिस्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं क्रिश्चियनिटी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, द मिडाइवल पीरियड इज इंग्लिश लिटरेचर इज फेमस फ्रॉम, द मिडाइवल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज फ्रॉम, जो मिडाइवल पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में वो कब से कब तक रहा है। तो अगर हम बात करें 52 15th सेंचुरी, डी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द पीरियड बिटवीन 5th to 15th century, 52 15th century is known the medieval period। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड, किसको मिला है भाई साहित्य अकादमी अवार्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर के नारायण इज राइट आंसर। अब देख लीजिए, द साहित्य अकादमी प्राइज, द साहित्य अकादमी प्राइज इज गिवन, किसको दिया गया, टू द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक को दिया गया ऑफ लिटरेरी मेरिट पब्लिश, जो लिटरेरी मेरिट पब्लिश है इन द एनी ऑफ द मेजर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज में जो रिकॉग्नाइज की गई फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस के प्रमोशन के लिए इन द इंडियन राइटिंग, आर के नारायण, आर के नारायण जी को मिला है द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश फिक्शन इन 1960। अदर इंडियन राइटर एज राजा राव 1964, मुल्कराज आनंद 1971। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आर के नारायण जी की, तो यहाँ पे आर के नारायण आपके पास में है, आर के नारायण, आर के नारायण। और कौन कौन है आपके पास में, राजा राव, राजा राव, और कौन कौन है आपके पास में, मुल्कराज आनंद, लो भाई मुल्कराज आनंद। ये आपके पास में मेजर यहाँ पे पोएट है, राइटर है, ऑथर है, जिन्होंने क्या, जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, वॉज द गॉड इन ग्रीक मैथोलॉजी, जो ग्रीक पौराणिक कथाएं हैं, नोन फॉर म्यूजिक एंड पोएट्री, वो जानी जाती हैं संगीत और कविता के लिए। अब देखो भाई क्या बोलते हैं उनको, अपोलो बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अपोलो। आगे बढ़ते हैं, इन द ग्रीक मैथोलॉजी अपोलो इज नोन एज द गॉड इन म्यूजिक एंड पोएट्री। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, न्यू एपोक्लिप्स मूवमेंट वाज आ रिएक्शन अगेंस्ट, जो द न्यू एपोकैलिप्स मूवमेंट रहा है, वाज आ रिएक्शन, किसके प्रति अगेंस्ट रहा है, द पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, जो भी राजनीतिकता ओरिएंट रही है, मशीन एज लिटरेचर एंड रियलिस्ट पोएट्री ऑफ द 1930 इट्स फाउंडेड, उसको पाया गया भाई, उसके फाउंडर कौन थे, सॉरी उसके फाउंडर कौन थे। तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन पर, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। द न्यू एपोकैलिप्स वर अ पोएट्री grouping in the UK in the 1940, taking their name from the anthology The New Apocalypse 1939, which was edited by J.F. Henry and Henry Treece. Hence option is A correct. अगला क्वेश्चन है, which of the following statements about the Georgian poetry is not true? अब जॉर्जियन पोएट्री के लिए जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही नहीं है। बढ़ते हैं हम अपने ऑप्शन की तरफ, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन गई, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। द पोएट्री हैड अ फ्यूचरिस्टिक एंड फ्रेश आउटलुक एंड टाइड टू द पास्ट बिहाइंड। ठीक है, अब अगर हम जॉर्जियन पोएट्री की बात करते हैं, तो जॉर्जियन पोएट्री में क्या बात हो रही है, जॉर्जियन पोएट्री में बात होती है कि चलो स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, पोएट्री हैड अ फ्यूचरिस्टिक एम एंड फ्रेश आउटलुक एंड टाइड टू द पास्ट बिहाइंड इज नॉट आर करेक्ट। ईयर बिटवीन 1910 एंड 1936 इज नोन एज द जॉर्जियन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक, ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास में, इन दिस हॉरर गॉथिक स्टोरी
हॉरर गॉथिक स्टोरी में द नरेटर, जो नरेटर है, आफ्टर primarily escaping the razor-edged blade of a 175 swimming pendulum is forced toward the pit by the hot metal Dugin walls that are closing in. Who is the author? इसका जो ऑथर है वो कौन है? ठीक है, यहां से आपको मैं अंडरलाइन करके देता हूं। आफ्टर narrowly escaping the razor-edged blade of 175 swimming pendulum is forced toward the pit by the hot metal Dagon bell that are closing in. Who is the author? इसके जो ऑथर हैं वो कौन रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? 172 नंबर का, नेम द राइटर हु सेड। वो कौन सा राइटर है जिसने बोला है वुमनिस्ट इज टू फेमिनिस्ट इज अ पर्पल इज टू लेवेंडर? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलाइस वॉकर सेड वुमनिस्ट इज द फेमिनिस्ट एज पर्पल इज टू द लेवेंडर। आगे बढ़ते हैं 173 नंबर के क्वेश्चन पर। 173 नंबर का सेंटेंस क्या बताया जा रहा है? इन दिस नॉवल ऑफ आइडियाज द मेन कैरेक्टर बेबीज गोज टू मैक्सिको to fight a revolution but then adopts Buddhism and become a pacifist. Identify the novelist and the noble. ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन हमारा जो है वो गाइस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइलेस इन गाजा इज अ फेमस नोवेल बाय एल्डोस हक्सले। द नोवेल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1936। यहाँ पे आइलेस इन गाजा की बात कर रही है जो कि एक फेमस नोवेल है, बाय एल्डस हक्सले के द्वारा दिया गया है। और ये जो नोवेल है फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1936 में। द टाइटल ऑफ द नोवेल इज टेकन फ्रॉम जॉन मिल्टन्स फेमस क्लोजेस्ट ड्रामा। ये जो टाइटल है, ये टाइटल था नोवेल का, वो कहां से लिया गया था? जॉन मिल्टन के फेमस क्लोजेस्ट ड्रामा से, सैमसन एगोनिस्टिस 1960-71। ठीक है, चलिए इसका जो है आप एनालिसिस एक बार देख लीजिएगा। और दोस्तों आज की क्लास जो है हम यहीं पर रखते हैं और बाकी की जो आपके क्वेश्चन सीरीज है वो आगे आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड की जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ में और ऐसे ही जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल। और जितनी ज्यादा हो सके आपको ये ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक यू।